नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आप लोगों के भारी डिमांड पे यूपीपीसीएस मेंस प्रिपरेशन 2023 की कंप्लीट जो स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और इसमें सिर्फ हम लोग स्ट्रेटजी शेयर नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों का मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। जैसे कि यूपीपीसीएस का पूरा सिलेबस क्या है, यहाँ पे नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसको बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ मेंस के लिए बुक लिस्ट हो गया, फाइनल कट ऑफ कितना जाता है, पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक का। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए कितने शब्दों की सीमा होती है लिखने के लिए, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट्स किस तरह से बनाया जाए, घर बैठे कैसे तैयारी करें, और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं मैंने शामिल किया है। कुछ छूट गया होगा तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे, उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेट की। देख पा रहे हैं यहाँ पे यूपीपीएससी अपने डेट को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके हमेशा ही यहाँ पे बिल्कुल ही देखेंगे तो एकदम रिजिड रहता है। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि 23 सितंबर 2023 से यूपीपीएससी मेंस यहाँ पे होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो आपके पास लगभग 4 महीने के आसपास यहाँ पे समय बच रहा है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप कुछ दिन रुक सकते हैं जब तक यूपीएससी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पूरा फोकस है कि नहीं हमें यूपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम कहीं पे तैयारी करना है, तो अभी से आप लग जाइए। और अभी से लगने का कारण यही है कि देख पा रहे हैं इस बार जो पेपर जो आपको ध्यान में रखना है कि पेपर 5 और 6 जो कभी है, ठीक है, ऑप्शनल की कैटेगरी में हुआ करता था, अब इसको हटा के स्पेशल यूपी के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ठीक यहाँ पे तैयारी नहीं हुआ होगा। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कट ऑफ मार्क को लेके, फाइनल रिजल्ट को लेके। तो इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। ये पूरी तरीके से आपको एज दिलाएगा, बशर्ते कि आपकी यहाँ पर तैयारी अधिक होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पे देखिए अभी कट ऑफ को लेके, चूँकि अभी कट ऑफ आने वाला है जल्द से जल्द, ठीक है, इसके अलावा ठीक है अभी आंसर की आएगा, कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं में कुल मिला के देखेंगे तो अभी कम से कम यहाँ पे हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए। अमूमन कम से कम 20 दिन तो देखिए लगेगा। ऐसे में अगर आप उठा पटक की ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं मेंस की तैयारी करें नहीं करें, तो फिर एक बहुत बड़ी देखिए आपको समस्या देगा आगे चल के, क्योंकि इससे आपका समय वेस्ट होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय वेस्ट हो। अभी से आप लग जाइए। पीटी हो रहा है नहीं हो रहा, क्या मतलब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेंस अगर आपने ठान लिया है कि हमें यूपीपीएससी देना है तो मेंस की तैयारी हर हाल में आपकी होनी ही चाहिए। अगर इस बार पीटी के ठीक जो भी बात यहाँ पे लगभग ठीक है 4-5 महीने का जो समय होता है, यही समय होता है मेंस की तैयारी का। उसके बाद से फिर अगले साल का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा, फिर वहीं कहानी शुरू हो जाएगा पीटी की तैयारी को लेके, फिर से मेंस की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, पीटी हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चितता का दौर है, लेकिन अभी से आप लोग अगर यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी बिल्कुल आप लोग शुरू कर दीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यूपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है बिल्कुल नए पैटर्न पे। नए पैटर्न का देखिए सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि पहले पेपर 5 और 6 में जो ऑप्शनल हुआ करता था, इसी को हटा के 2 पेपर को शामिल कर दिया गया है यूपी स्पेशल के रूप में। अब ये जो यूपी स्पेशल है पूरा एक विशाल सिलेबस इसमें समाहित किया गया है। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि सिलेबस बड़ा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ों को उस पर क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस छोटा है तो डरने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसका कोई आइडिया नहीं होता है, कोई उसका सिर पैर नहीं होता है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पूरा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो मेंस का जो पेपर होता है पूरी तरीके से ठीक है डिस्क्रिप्टिव वे में आपको वहाँ पे लिखना ही होगा। 3 घंटे का हर एक पेपर यहाँ पे होता है, 3 घंटे का, एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। और 3 घंटे का जो पेपर होता है, जैसे 2 शिफ्ट में अगर देखा जाए, जैसे कि मॉर्निंग का जो शिफ्ट होता है 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक, और दोपहर का होता है जैसे 2 से 5 बजे तक। तो इस तरह से देखेंगे तो कोशिश करता है यूपीपीएससी कि छात्रों पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोड दिया जाए, प्रेशर का ही तो खेल है, और इसको कोशिश करता है कि 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरीके से ले लिया जाए। तो टोटल पेपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 8 पेपर हैं, और 1 सप्ताह के अंदर लेने का मतलब है कि संडे को तो देखिए अमूमन वो लेगा नहीं,
तो 6 दिन के अंदर समझिए कि आपको 2 से 3 दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आपको 2 पेपर देना होगा। और 2 पेपर देने का मतलब है कि 6 घंटे नॉन स्टॉप, देख रहे हैं ना, 3-3 घंटे का आपको, ठीक है, पेन चलाना होगा। और ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी राइटिंग क्षमता शानदार है, जिसका लेखन क्षमता ज़बरदस्त है, ठीक है, जिसका स्किल है, नॉन स्टॉप वो चीज़ों को लिख पा रहा है, सुंदर लिख रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसी सारी चीज़ों पे हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। जैसे हिंदी के लिए यहाँ पे होता है 150 नंबर का, 150 नंबर का। एस्से होता है 150 नंबर का। पेपर 1 से लेके पेपर यहाँ पे जो 6 तक है, यहाँ पे हर एक पेपर होगा यहाँ पे 200 का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे पेपर हो गया 6 पेपर हो गया। तो यहाँ पे हो गया टोटल 1200 और यहाँ पे हो गया 150 का 2 पेपर, ठीक है, तो 300। तो टोटल यहाँ पे जो मेंस का जो मार्क होता है 1500 नंबर का होता है। अब इसी 1500 में जो भी यहाँ पे, ठीक है, मेंस के लिए यहाँ पे जो इंटरव्यू कॉल आता है, अब लगभग ये देखा जाए तो जनरल के लिए 800 850 इस तरीके से कट ऑफ जाता ही जाता है। और उसके बाद से इंटरव्यू होगा यहाँ पे 100 नंबर का। 100 नंबर, ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है खासकर रैंक को निर्धारित करने में। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 1600 नंबर का हो जाएगा। लेकिन पहले 1500 में से जो जितना कट ऑफ होगा यहाँ पे, जिसका मेंस में मार्क जितना ही अधिक होगा, उसकी प्रबल संभावना होती है कि अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है, एसडीएम हो गया, डीएसपी जैसे पोस्ट उसको यहाँ पे मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सिलेबस का एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए सामान्य हिंदी को लेके 150 नंबर का ये होता है, जैसे आपको पता है। इसमें अगर प्रश्नों की प्रकृति की बात करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि संक्षेप में लिखने के लिए देता है। यहाँ पे देखा जाए संक्षेप में लिखने के लिए तो लगभग 30-30 नंबर का यहाँ पे 2 प्रश्न देता है। 30-30 नंबर का 2 प्रश्न देता है। आप प्रेशराइज राइटिंग कह लीजिए या फिर कंप्रीहेंशन कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 टाइप का यहाँ पे, ठीक है, पत्र लिखने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे देगा सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र लेखन के रूप में, या फिर कार्यालय आदेश के रूप में दे देगा, ठीक है। इससे संबंधित यहाँ पे देखेंगे तो 2 टाइप का जो प्रश्न होगा 10 और 10 नंबर का होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से यहाँ पे 5 और 5, ठीक है, यहाँ से भी 10 नंबर का पूछा जाता है। विलोम शब्द हो गया, यहाँ से भी 10 नंबर का। इसके अलावा वाक्यांश के लिए जो शब्द होता है, वाक्यों में होता है ना, शब्दों का किस तरीके से कोई भी एक छोटा सा शब्द दे दिया उसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो यहाँ पे भी आपको देगा 10 नंबर का। वर्तनी एवं शुद्धि के लिए ये तो बहुत आसान है, किसी भी गलत सेंटेंस को यहाँ पे लिख के दे देगा, उसमें मात्रात्मक अशुद्धियों को निकालते हुए आपको उसको सही करना होता है। तो यहाँ पे भी, ठीक है, 10 नंबर का होता है, 5+5। मुहावरा का नंबर सबसे अधिक होता है 30 नंबर का। और मुहावरा को लिखते हुए, ठीक है, बताते हुए आपको पूरा का पूरा, ठीक है, उसके अपने शब्दों में भी यहाँ पे प्रयोग करना होता है। तो टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो हो जाएगा 150 नंबर का, 150 नंबर का। और यहाँ से आप पेज ले सकते हैं, खासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो यहाँ से आप पेज ले सकते हैं। लेकिन व्याकरण पे जब तक पकड़ नहीं होगा तब तक फिर भी समस्या यहाँ पे आ सकती है। तो कोशिश कीजिए व्याकरण वाले सेगमेंट में, खासकर यहाँ पे जो देख पा रहे हैं अच्छा खासा नंबर है, कि इसको स्ट्रॉन्ग करने की। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं निबंध को लेके। तो निबंध की बात करें देखिए तो सबसे पहले इस निबंध को आप तीनों ही भाषाओं में लिख सकते हैं। तीनों भाषाओं का मतलब है यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और इसके अलावा उर्दू हो गया। निबंध को 3 सेक्शन में बांटा जाता है। पूरा का पूरा देखिए यूपीपीएससी का जो निबंध का पेपर बिल्कुल आउट है। 3 जो सेक्शन होता है, जैसे खंड क ख ग, यहाँ पे 50-50 नंबर का होता है, 50-50 नंबर का होता है। जैसे कि अगर हम लोग खंड क की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा एक नंबर पे साहित्य और संस्कृति से, दूसरा यहाँ पे पूछा जाएगा यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र से। उसी तरीके से खंड ख हो गया, खंड ख में जैसे कि विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, या फिर कृषि, उद्योग एवं व्यापार हो गया। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, या फिर यहाँ पे डिजास्टर से संबंधित हो गया, जैसे भी तुर्की में भूकंप आया हुआ था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। राष्ट्रीय विकास योजना वगैरह, परियोजना वगैरह सब यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे से हर एक खंड से आपको एक, ध्यान रखिएगा, एक निबंध को यहाँ पे लिखना है। कितने यहाँ पे शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे आपको एक निबंध को 700 शब्दों में लिखना होता है, 700 शब्दों में लिखना होता है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए 3 निबंध लिखना है, अर्थात 2100 शब्द होगा टोटल।
अब 3 घंटे में आप 2100 शब्दों को किस तरीके से लिख पाते हैं, वो भी एकदम सृजनात्मक तरीके से, एक एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से, ये बहुत मायने रखता है। चूँकि निबंध देखिए शब्दों का जाल है, शब्दों से खेलने अगर आता है तो आपको निबंध आता है, तो ये बहुत यहाँ पे मायने रखता ही रखता है। और जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी देखिए निबंध लिखिए तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को समाहित करने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और वर्तमान की परिस्थितियों से भी उसे कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। और अधिक उसको प्रभावी बनाने के लिए जैसे कि श्लोक हो गया, कविता हो गया, कोई अगर महापुरुष हैं तो उसके जो स्लोगन हो गया उसको भी यहाँ पे यूज करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो ये हो गया यहाँ पे निबंध का सेक्शन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 2 के थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे प्रश्नों को किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये जैसे आपको पता है कि 200 नंबर का पूछा जाता है, 200 नंबर का जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक। टोटल प्रश्न पूछा जाता है 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 10 जो प्रश्न पूछा जाता है 8 नंबर का, 80 हो गया। और यहाँ पे 10 जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 12 नंबर का, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 120 नंबर का। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 200 नंबर का। 8 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है इसको बोलता है यूपीपीएससी की 125 शब्दों में लिखना है। और जो 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इसको बोलता है यूपीपीएससी की इसको 200 शब्दों में लिखना है। अर्थात यहाँ पे आपको शब्दों से बहुत अधिक खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लिख के आना होगा। और ये टू द पॉइंट आप तभी लिख पे आएंगे जब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा होगा या फिर जो एक एनालाइजिंग जो अप्रोच होगा उसी के माध्यम से इसको किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो तैयारी है रटने वाली तैयारी नहीं है। अब रटने वाली प्रक्रिया बहुत पहले कभी होती थी, अब ये इससे काम नहीं चलेगा। बार बार, ठीक है, एनालाइजिंग फैक्टर एक बहुत मायने रखेगा आपके आंसर राइटिंग में, तभी जाके उस 3 घंटे में आपका पेन नॉन स्टॉप चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पेपर 1 से लेकर 6 तक यही पैटर्न होगा 3 घंटे में, ठीक है, पूरा ये फाइनल करना ही होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए। जैसे हिस्ट्री का जो सेक्शन है यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का होता है। आर्ट एंड कल्चर का आपको याद हो रहा होगा अगर आप लोगों ने, ठीक है, यूपीएससी मेंस वगैरह का अगर तैयारी किया होगा, सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तो बिल्कुल हूबहू यूपीपीएससी का सिलेबस, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है। आर्ट एंड कल्चर का हो गया। इसके अलावा मॉडर्न से बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मॉडर्न में जैसे 1757 से लेके 1947 के बीच या फिर 1947 के बाद से देखेंगे तो लगभग, ठीक है, जो 1965 तक का जो भी यहाँ पे घटनाक्रम है उन घटनाक्रम को ध्यान में रख के यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें देखिए सोशल इशू की, तो सोशल इशू में कोशिश कीजिए करेंट से को रिलेट करने का, नाम ही है जैसे सोशल इशू यहाँ पे। तो जो भी भारतीय समाज की, ठीक है, संस्कृति है, विशेषताएं हैं, खासकर नारी सशक्तिकरण को लेके, महिला को लेके बहुत अधिक पूछा जाता है। तो ऐसे चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जियोग्राफी को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री और जियोग्राफी का। और जियोग्राफी में पूरा का पूरा, अब इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं रखूँगा, ठीक है, जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, और हर जगह, ठीक है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी है। इसके अलावा पूरा पूरा जो मैपिंग का जो पोर्शन है आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन पूरा ये जियोग्राफी जो है देखिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जियोग्राफी वगैरह रहा होगा ऑप्शनल वगैरह तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वे में आपका, ठीक है, पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। करंट से इसको भी बहुत अधिक को रिलेट करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद ये जो फैक्टर है, देखिए इस बार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, देखिए यूपी स्पेसिफिक, चूँकि अलग से पेपर बना रहा है स्पेशल यूपी के माध्यम से पेपर 5 और 6, लेकिन इस बार जो यूपी स्पेसिफिक देख रहे हैं ना यहाँ पे, चूँकि पिछले अगर कुछ सालों के प्रश्नों को देखेंगे तो हर एक पेपर में यूपी स्पेसिफिक से प्रश्न पूछा ही गया है। 3-4 ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है। तो इस बार आप मनाइए कि ये इसी एरिया से प्रश्न अधिक आए, ये वाला एरिया कहाँ चले जाए, पेपर 5 और 6 में चले जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी पैटर्न है, अब अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो फिर आपको पूरी तरीके से बातें समझ में भी आएगी। उसी तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए जीएस पेपर 2 को।
इसमें जैसे कि पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, इसके अलावा यूपी स्पेसिफिक हो गया। तो पॉलिटी में देखेंगे तो वही सारी, ठीक है, लक्ष्मीकांत को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। गवर्नेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और गवर्नेंस को खासकर करेंट का, ठीक है, बहुत सारा जो घटनाक्रम है खासकर ई गवर्नेंस वगैरह को लेके आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आईआर में खासकर हम लोग बात करें तो जैसे भारत के जो भी आसपास के पड़ोसी देश हैं या फिर जो भी विकसित देश है उन देशों के साथ भारत का जो संबंध है, या फिर जो भी करेंट जो बहुत तेज़ी से, ठीक है, कोई भी अगर मुद्दा है जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यहाँ पर पूछा गया था, तो वैसे मुद्दों पे आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरीके से यूपी स्पेसिफिक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जीएस पेपर 3 की बात करें यहाँ पे तो जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है और यूपी स्पेसिफिक है। मतलब देखा जाए तो यूपी पीसीएस में सबसे जो डिफ़िकल्ट पेपर इसी पेपर को माना जाता है, जो कि इसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है। और इकोनॉमिक्स वगैरह में देखिए मार्क्स इतने आसानी से यहाँ पे मिलते नहीं है, खासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को, तो ये समस्या बनी ही रहती है। जो भी यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, कि इंग्लिश में लिखने से ही थोड़ा आंसर ज़्यादा प्रभावी हो पाता है। हिंदी की शब्दावली यहाँ पे इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है कि आपको समझ में आएगा लेकिन लग ही नहीं करने कि एग्जाम में जाके हम उस हिंदी को कैसे हम, ठीक है, मैंने उस इंग्लिश को कैसे हम ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखें। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे देती है। हालांकि यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क उठा सकते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके अलावा देखेंगे तो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो भी एरिया है आप इसे स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूर प्रयास कीजिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकें। यहाँ से भी देख पा रहे हैं यूपी स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स बना सकता है, इन्वायरमेंट से बना सकता है। तो हर एक एरिया से यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, जहाँ जहाँ यूपी स्पेसिफिक है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे पेपर दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे GS4 को लेके। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी किया हुआ है या फिर अगर इथिक्स वगैरह पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है बहुत ही स्कोरिंग पेपर माना जाता है। इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों से अगर आपको खेलना आ गया तो इथिक्स के पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर शब्दों से खेलने नहीं आता है, समझ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, ठीक है। हर एक चीज़ को एक आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, किसी चीज़ को बोलने का तरीका होता है डायरेक्ट वे और एक होता है इनडायरेक्ट वे। यहाँ पे बहुत हद तक देखेंगे तो इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को घुमा फिरा के लिखने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, हर एक एंगल को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ कोर एरिया है, यहाँ पे नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत हो गया, अभिवृत्ति, इसके अलावा यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि हो गया, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, जो भी विचारक तथा दार्शनिक है, यहाँ पे आप पूरा फिलॉसफी ही एक अलग दुनिया में चले जाएंगे अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो भी, ठीक है, भारतीय दर्शन से लेके यूरोपीय दर्शन तक आपको जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, केस स्टडी यहाँ पे काफ़ी आपको फ़ायदा दिला सकता है। 2 प्रश्न यहाँ पे 12-12 नंबर का पूछा जाता है, तो 24 नंबर का केस स्टडी है, जो कि बहुत अधिक डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया है तो इसे आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पेपर 5 पे। देख पा रहे हैं यहाँ पे पेपर 5 स्पेशल यूपी। अब यहाँ पे इस सेगमेंट को देखने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। यूपी का पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, पॉलिटी पूरा का पूरा यूपी का, कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अलावा जो मिक्स्ड जो क्वेश्चन है जिसको यूपी पीसीएस में, ठीक है, मिसलेनियस विविध के रूप में जाना जाता है, ये आपका जान नहीं छोड़ेगा। तो ये भर के यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जब हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे खासकर भारत के संदर्भ में, तो क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जब भारत के संदर्भ में पढ़ लेंगे तो यूपी के संदर्भ में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे यूपी में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको देखने की ज़रूरत होती है। ठीक वही चीज़ पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया तो फिर पॉलिटी में क्या बच जाता है, खुद आप सोच के देखिए, अपने आप में वो कंप्लीट बुक मानी जाती है। कल्चर का भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा रीजनल लेवल पे आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत होती है और यही सारा चीज़, ठीक है, सबको कंपाइल करके इकट्ठा करके एक जगह करने की ज़रूरत होती है, तभी जाके यहाँ से स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी यूपी के लिए, इसके अलावा मिक्स्ड। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं GS पेपर 6 के अंतर्गत यहाँ पे इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, मिक्स्ड है। यहाँ पे मैंने ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको आपको समझाने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
पूरा का पूरा यूपी स्पेशल के अंतर्गत या फिर बाकी जितना भी मेंस का जो सिलेबस है, यूपीपीएससी ने बड़ी शानदार तरीके से एक एक लाइन को लिखा है। और यही यूपीपीएससी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि देखिए सिलेबस को पूरा पूरा डिटेल लिख देना ये एग्जामिनर के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। एक लाइन में सिलेबस अगर कोई भी लिखता है, खासकर प्रीलिम्स वगैरह में देखते होंगे, तो हमेशा डरने की ज़रूरत होती है, कहाँ से प्रश्न बना देगा, तो समस्या यहाँ पे होती ही होती है। यहाँ पे उस तरह की बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ स्पेशल यूपी के अंतर्गत पेपर 5 और 6 के अंतर्गत कि देखिए सिलेबस का कोई एरिया जो आप जनरलाइज वे में मतलब पूरे पूरे भारत के संदर्भ में जो पढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो चीज़ है आपको यूपी के संदर्भ में भी स्टडी करना होगा। तो अब ये चीज़ें वही अच्छी तरीके से कर पाएगा जो पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में अगर पढ़ा हुआ है, तो आसानी से देखेंगे तो यूपी के संदर्भ में उसको अप्लाई कर लेगा। ज्योग्राफी को देख लीजिए, हिस्ट्री को देख लीजिए, पॉलिटी को देख लीजिए, इकोनॉमी को देख, क्या कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। खुद आप सोच के देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे देखने का प्रयास करना होगा, रीजनल लेवल पे आके देखने का ज़रूर प्रयास करना होगा। तो आई होप आप चीज़ों को इतना आप अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा उत्तर किस तरीके से लिखें। अच्छा उत्तर किस तरीके से लिखें। देखिए अच्छा उत्तर लिखने के लिए मैं हमेशा ही कुछ बातों को, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए किसी भी प्रश्न का सटीक एवं साहगर्भिता उत्तर लिखने के लिए ज़रूरी हो जाता है पहले विषय की समझ। विषय की समझ के साथ साथ उसका आप उत्तर किस तरीके से रटने की प्रक्रिया से बाहर होके समझ के, अर्थात एक एनालाइजिंग जो फैक्टर होना चाहिए किसी भी चीज़ को होता है ना, जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और उस कॉन्सेप्ट में अपना भी कुछ आइडिया जोड़ के लिख देना, यही होता है एनालाइजिंग फैक्टर, एनालाइजिंग पावर। और ये सारे स्टूडेंट में नहीं आ पाता है, सबसे बड़ी समस्या के कारण है। इसीलिए एग्जाम में लिख के तो हर कोई आता है, सिलेक्शन इसमें बहुत कम स्टूडेंट का होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को ये बातें बोलता हूँ। यूपीएससी में दिक्कत है, लेकिन स्टेट पीसीएस में देखेंगे तो अच्छा खासा अभी भी जो सिलेक्शन हो रहा है हिंदी मीडियम का हो ही रहा है। तो बिल्कुल निफिक्र रहें। अच्छा उत्तर कैसे लिखें, बार बार मैं बोलता हूँ। देखिए अच्छा उत्तर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। सीधे मैं बोलता हूँ, होता क्या है कितने बार, ठीक है, कि स्टूडेंट जब कॉपी जब आता है, ठीक है, हम लोगों के पास भी जब आता है, तो पता चलता है प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, पन्ना तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसमें प्रश्न के वैसे बातों को शामिल नहीं किया गया। तो वैसे में देखिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, और ये सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है, ठीक है, असफल होने का। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे पहले से प्रिपेयर रहने के लिए कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर होता है उसको एक बार ज़रूर देखें, एक बार नहीं उसको 10 बार देखें। जिस तरीके से आप लोगों ने पीटी में देखा होगा, मेंस में भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन बैंक खरीद के लाए, आइडियल जो उसका उत्तर है, ठीक है, उसको देखिए। जो बहुत सारी प्रकाशन का होता है वे लोग जैसे तैसे लिख देते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक आपको आइडियाज़ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, किताबी भाषा रहेगा। तो उसको पढ़े ज़रूर, लेकिन उसको अपने ढंग से सजाने का, लिखने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे, इम्प्रूव एनालाइजिंग पावर। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए अभी वो प्रक्रिया गई कि रट के कभी सिविल सर्विस को पास किया जाता था, आज वो चीज़ नहीं हो सकता। हालांकि रट के तो कभी ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ज़रूर अपना आउटपुट देना होगा, लेकिन आज जो प्रश्न का जो नेचर है बिल्कुल डायनेमिक हो गया है, बिल्कुल डायनेमिक हो गया है। हर एक स्टेट पीसीएस यूपीएससी को फॉलो करके यहाँ पे चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो चेंज है बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे इम्प्रूव एनालाइजिंग पावर को आपको डेवलप करना ही होगा। और यहाँ पे एक ही कारण है, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, बेहतरीन करने का प्रयास करें, अपने आप ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि शब्दों का जो सीमा है देख पा रहे हैं 125 शब्द। 125 शब्द मतलब एक पेज भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, आपका 125 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचिए अगर थोड़ा बहुत भी आपने दाएं बाएं किया, भूमिका को बांधने में ही अगर आपने अपना शब्द को खर्च कर दिया, तो कभी भी आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। 125 शब्द और 200 शब्द, जो कि बहुत अधिक नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। ट्राई टू कनेक्ट करेंट सिनारियो, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं,
तो करेंट सिनारियो से उसको जोड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिए। कहीं कहीं घटनाएं हो रही है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, उससे को रिलेट करने का प्रयास जरूर कीजिए। उसको उसी तक सीमित नहीं रहिए। हिस्ट्री का अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसको जियोग्राफी में अप्लाई कीजिए, पॉलिटी में अप्लाई करिए। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, को रिलेटिव स्टडी। इस सिविल सर्विस में एक प्राइमरी चीज़ होता है को रिलेटिव स्टडी, जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से करने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने का जो टाइप है, 2 टाइप्स है, ठीक है। पहला जो टाइप से यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस को लेके आप एक साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे जो लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, और अमूमन देखा जाता है यहाँ पे तो कोचिंग वाले स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट यहीं तक सीमित रह जाते हैं। देखिए, वो टीचर का नोट्स होता है। सबसे पहले बात, वो नोट्स टीचर का होता है। टीचर ने 2-2, 3-3 घंटे खपा के टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, पीपीटी दे दिया, उसको आपको दे दिया, वो टीचर का काम है। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है टीचर का काम है, टीचर का कंट्रीब्यूशन है। आपका क्या है, खुद सोच के देखिए। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। आपने चीज़ों को समझ लिया, आपका कंट्रीब्यूशन वही है। आपका कंट्रीब्यूशन तब माना जाएगा जब यहाँ पे अगर 100 पेज का कोई नोट्स है, तो इस 100 पेज को आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करके इसको, ठीक है, 20 पेज में ले आए, 30 पेज में ले आए। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, इस 100 पेज को बनवाने में सोचिए कितनी सारे बुक को पढ़ रही है, तब जाके उस 100 पेज में उन सारी बातों को लाया है। तो आपसे भी उम्मीद यही की जाती है कि आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। यहाँ पे अपना नोट्स मतलब आपने अपना पेन चला लिया, बोर्ड में छाप लिया, वो नहीं होता है। अपना नोट्स का मतलब यहाँ पे होता है शॉर्टेस्ट नोट। और ये जो शॉर्टेस्ट नोट होता है, चाहे हम लोग पीटी की बात कर ले, मेंस की बात करें, जो अंतिम का जो क़यामत का जो दिन होता है, आप यकीन कर रहे हैं आप कि एक दिन में आपको 6 घंटा पेन चलाना है। अगर आप सोचिए यहाँ पे अगर 2 दिन अगर 2-2 पेपर हो गया, तो अगर 4 पेपर हो गया, आपको सोने तक का टाइम नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कितनी मोटी आप जो नोट्स बनाया हुआ है, ग्रंथ बनाया हुआ, आपके रिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट नोट बनाएं, और इस शॉर्टेस्ट नोट्स को यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में आप जब आसानी से देखेंगे तो आपको जो समय मिलेगा 5-6 घंटे का, इसमें आप कम से कम 1 बार रिवीजन कर लेंगे, 2 बार रिवीजन कर लेंगे। तो ये तभी होगा जब आपने खुद अपना काम किया है, सेल्फ काम किया है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको एकदम गांठ पार के ले लीजिए। इसीलिए मैंने लिखा है नोट्स कैसे बनाए। सबको ये आता है, एक किसी को नहीं आता है, बहुत कम लोगों को आता है। जिसको आता है वे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बी केयरफुल, ऑनेस्टी से काम कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बुक की बात करें। देखिए, पूरा का पूरा मैं इसका, ठीक है, जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका, ठीक है, लिंक से आप ज्वाइन कर लें। पूरा पूरा ये जो बुक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये अंतिम है, ठीक है। आप अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट का बुक अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ये बस एक मेरा सजेशन है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई बुक का जो नाम छूट गया, कोई सब्जेक्ट का नाम छूट गया। यूपीपीएससी मेंस को लेके यहाँ पे कंप्लीट कोई सब्जेक्ट यहाँ पे छूटने नहीं जा रहा है। सारा का सारा कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है। तो आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ से, ठीक है, बुक को अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाके आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ कट ऑफ को लेके। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2021 का जो कट ऑफ है यहाँ पे जारी कर दिया गया यूपीपीएससी के द्वारा। और ये जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम और जो मिनिमम जो कट ऑफ है, जैसे कि यहाँ पे एसडीएम के लिए देख पा रहे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है 976 मैक्सिमम है, और यहाँ पे 898 यहाँ पे मिनिमम है। किसके लिए? एसडीएम पद के लिए। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये टोटल जो देख पा रहे हैं 1500 में जो भी यहाँ पे मार्क आया होगा और यहाँ पे 100 नंबर का जो भी इंटरव्यू होगा, दोनों को मिला के यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको अब समझना है कि हमें कितना मेहनत करना है। यूपीएससी नहीं है कि आप 50% 55% ला के यहाँ पे आप टॉप कर जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 1600 में अमूमन देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम, ठीक है, 900 1000 नंबर तक आपको जाना ही होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरीके से कुछ और भी डेटा जैसे 2020 का है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल का तो 971 है, यहाँ पे 980 है मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसडीएम को लेके है, ध्यान रखिएगा, एसडीएम को लेके है। पिछले स्लाइड में भी मैंने वहीं आपको दिखाया हुआ था। एक अनुमान लग जाएगा ना कि हमें कितना मेहनत और अधिक करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से 2017 का है
2017 का। ये डेटा हर जगह उपलब्ध नहीं है, ठीक है। काफ़ी मैंने खोजबीन करके यहाँ पे, ठीक है, इस डेटा को आप लोगों के साथ शेयर मैं कर रहा हूँ, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है घर बैठे तैयारी कैसे करें। देखिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाहर भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक तरीके से आपका छोटा घर ही होगा। कहीं आप दिल्ली आ गए, इलाहाबाद चले गए, लखनऊ आ गए, देखिए हर जगह वो घर ही है, ठीक है। ज़रूरी क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को एक्टिव करते हैं। बाहर तो समस्याएं और होती है, घर पे सोचे बने बनाई खाना मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाहर बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि ये पर्सनल चॉइस हो सकता है, इसमें मैं कुछ कमेंटमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा। बस यही करूँगा कि कहीं भी रहे आप, ठीक है, अपने पसंद का विषय चुने और उससे शुरुआत करें। चाहे पीटी हो, मेंस हो, मैं दोनों के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है अगर एक बार आपके अंदर पैदा हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। सोच रहे हैं जॉब वाले 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके जो टॉपर बन जाते हैं, सोचिए उनके अंदर कितना मेहनत करने की क्षमता होगी, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की, जिम्मेदारियों की, ठीक है, जवाबदेहिता की। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। रोज़ अखबार पढ़ें, नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर अखबार आपको डेली अगर नहीं पढ़ रहे हैं खासकर, ठीक है, तो मैगजीन, किसी भी एक मैगजीन को फॉलो करें, नोट्स बनाने ज़रूर बनाएं। उसको विषय को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सोच समझ के रखा हुआ है कि पढ़ते तो सब कोई हैं, लेकिन सोचिए एक बार अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि हमें हिस्ट्री है 15 दिन में ख़त्म करना है। 15 दिन में, ठीक है, जो भी पार्ट है उसका, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न का, पॉलिटी का। तो जब तक ये टाइम लाइन आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक लगेगा कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, और वो कल कभी नहीं आएगा। और फिर अंतिम दिनों में फिर लगेगा कि कहाँ से शॉर्टकट, यूट्यूब में कहीं वीडियो मिल जाए, कुछ मिल जाए, वहाँ से देख लें। वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ये सिलेबस इस तरीके से है कि जब तक आप किताबी कीड़ा नहीं बनते हैं। इस बार आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने का अगर आदत अभी तक नहीं आया है तो यकीन मानिए सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखिए कंटिन्यू रूप से, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फाइनल सिलेक्शन का मतलब है यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूंगा, मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन अभी तक दुनिया में कोई ऐसा कोचिंग नहीं बना है जो आपको एक दावे के साथ कह दे कि ये मैंने कंटेंट दिया और यहीं से पूछ लेगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इसीलिए ये कमीशन है, इसीलिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को आप एकदम पूरी तरीके से गांठ पार ले। टीचर सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है, प्रयास कर सकता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। दोनों जब मिलेगा तभी आगे सफलता के मार्ग तक, ठीक है, ये पहुंच पाएगा, रिजल्ट आपका हो पाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान एकदम ज़रूर रखें ही रखें। उसके बाद से लास्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे निष्काम कर्म में, इस चीज़ को बार बार मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। देखिए ठीक है, ये सिविल सर्विस की तैयारी है, इसमें हारने का कोई सवाल ही नहीं है। व्यक्ति या तो जीत जाता है या तो फिर सीख जाता है। और निष्काम कर्म की भावना, जो काम आप कर रहे हैं यकीन मानिए, ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो फिर ज़िंदगी में कभी आपको समस्या नहीं आएगी। कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है, आजीविका को जो साधन है आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये अगर आपने मेहनत किया हुआ है सही तरीके से, तो जो लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, ठीक बिल्कुल उसको एक निष्काम कर्म की तरह आप करके चले, ठीक है, फल की चिंता नहीं करें। देखिए सिविल सर्विस है, गारंटी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में ज़रूर रख के चले। अब आइए हम लोग लास्ट में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पूरा में हम लोग देखेंगे, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये सब क्वेश्चन पेपर मैं आपको, ठीक है, टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से प्रेशराइज राइटिंग वगैरह यहाँ पे देता है। देख पा रहे नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 20 नंबर का यहाँ है और लगभग 20 नंबर का यहाँ है, 40 नंबर का तो यहीं पे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे अधिसूचना हो गया, परिपत्र हो गया, विलोम शब्द सब यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मुहावरा हो गया, लोकोक्तियों के अर्थ वगैरह सब यहाँ पे दिया रहता है।
उसके बाद ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको 700 शब्दों में लिखना होता है, प्रत्येक के लिए 50 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे पूरा पूरा जो भी ऐसे का जो सेक्शन है, कोई भी एक सेक्शन से ठीक है आप एक ही प्रश्न चूज कर सकते हैं, अर्थात एक सेक्शन से 3 प्रश्न है तो एक प्रश्नों को आप चूज करना है, उसका पूरा पूरा ऐसे लिखना है। तो आप उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देख पा रहे हैं जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जीएस पेपर 1 मैंने सब बताया था, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ सोशल इश्यू को भी शामिल किया था, स्पेशल यूपी को भी मैंने शामिल किया था। तो मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला है, 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डाली है। वैसे ही यहाँ पे प्रेस की आज़ादी के लिए देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब यहाँ पे मिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना हो गया, जियोग्राफी आ गया, रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पे जियोग्राफी को पूछ लिया पेपर 1 में। उत्तर प्रदेश में जाने माने वाले त्योहारों का उल्लेख कीजिए, कल्चर से पूछ लिया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे 12 नंबर का देख पा रहे प्रश्न, बहुत फेमस प्रश्न पूछा हुआ है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसे, ठीक है, सारे दृष्टिकोण से स्वर्ण युग नहीं कहा जाता है, बल्कि ठीक है वहाँ पे जो भी कला स्थापत्य वगैरह हुआ उसके वजह से इसको स्वर्ण युग बोला जाता है। तो सब एक एनालाइजिंग, जब तक कोई अप्रोच नहीं आएगा अच्छा आंसर आप लिख ही नहीं सकते हैं। एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, मैं सारा इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे जीएस पेपर 2 हो गया, जैसे कि ई गवर्नेंस हो गया, इसमें पॉलिटी है, ई गवर्नेंस है, ठीक है, आईआर वगैरह का सेक्शन है, गरीबी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुछ कुछ आपको शब्द मिलेंगे जिसको आप आसानी से ठीक है लिख सकते हैं। लेकिन आईआर होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे रूस यूक्रेन हो गया, भारत नेपाल हो गया, ये सारा ही मैंने सेक्शन कराया हुआ था। उसके बाद से देख पा रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत चर्चा में रहता है, इसको पूछ लिया गया है। यूपी का देख पा रहे यहाँ पे दिया हुआ है, नीति आयोग का भी यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, पिछले साल देख पा रहे हैं यहाँ पे जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल जोड़ के दे दिया। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा। अब ऐसी चीज़ों को जब तक आप मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़ वगैरह आप नहीं देखेंगे, एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ेंगे, तो एक एनालिटिकल अप्रोच आपके पास नहीं आएगा। एनालिटिकल अप्रोच आएगा आपके कॉन्सेप्ट से। यकीन मानिए एक कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो फिर आसानी से आप उसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, शब्दों से खेल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत मोस्ट डिफिकल्ट है। यहाँ पे स्कोरिंग करना हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, समझिए कि एवरेस्ट में चोटी चढ़ मैंने एवरेस्ट के चोटी में चढ़ने के बराबर है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ई प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, यहाँ पे भी ठीक है यूपीएससी टाइप का नहीं दिखेगा, जनरलाइज प्रश्न अधिकतर आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिकतर बड़ी मात्रा में देखेंगे तो करेंट का जो पोर्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी अभी इतने तेज़ी से अभी चल रहा है, ठीक है, अभी देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार इतना चर्चा में रहा है, इस बार मेंस में पूरी संभावना है कि उससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। सब देखिए। उसके बाद यहाँ पे पेपर 4 है, पेपर 4 में इथिक्स का पेपर है। इथिक्स पेपर लोक सेवा की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारीय तंत्र अभिवृत्ति में अंतर बताइए, पूरा पूरा इसमें भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं। अब जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, देखिए गांधी की जब जिक्र करेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिक प्रभावी हो जाएगा। अंतरात्मा की आवाज़ किस प्रकार से, ठीक है, गांधी सुनते थे, एग्जाम्पल के रूप में देते हुए, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल गांधी की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए, तभी तो ये चीज़ें हो पाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें बहुत हो गई, मैंने आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर किया आज, आई होप बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब यहाँ पे लास्ट सवाल आता है कि देखिए आईएएस एनालिसिस अर्थात मेरे यहाँ पे भूमिका क्या होगी। देखिए यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम पूरे सब्जेक्ट को लेकर मैं आप जल्द चलाने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों का, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच, जब तक मेरे साथ आप लोग भी मेहनत नहीं करेंगे वैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर लगता है कि आपका पॉजिटिव अप्रोच है कर रहा, मतलब आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करने वाले हैं, तो फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम को मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतनी पर्याप्त बातें आज, ठीक है, आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित हुई होगी। कोई भी क्यूरी है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड
थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो यहाँ पे ठीक है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन, जय हिंद।